हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौर्य कंपटीशन। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल या फिर एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो, ठीक है, और या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम जीएस के प्रैक्टिस सेट 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। और दोस्तों, इन प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी में आए हुए पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उन्हीं की प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन इसमें लिए जाते हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, यानी कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, वो सभी क्वेश्चन के साथ में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों, सभी वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल कहाँ पर हरियाणा में है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में स्थित है। और दोस्तों, पूछा जाए ये कौन सी नदी पर है, तो ये सरस्वती नदी पर है। सरस्वती नदी पर स्थित है। और दोस्तों, इस राखीगढ़ी की जो खोज की गई थी वो 1969 ईस्वी में की गई थी। और किसने की थी? तो एक तो सूरजभान ने की थी, और दूसरी रफ़ीक मुगल ने की थी। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, लोथल की बात करूँ तो लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ठीक है, और गुजरात में है। और पूछ जाए कौन सी नदी पर है, तो ये भोगवा नदी पर है। भोगवा नदी पर, ये एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, भोगवा नदी पर। ये एक हड़प्पा काल का जो है, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, और ये गुजरात में भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक है, और दोस्तों, इसकी जो खोज की गई थी वो 1955 ईस्वी में की गई थी। और किसने की थी? SR राव ने की थी। ठीक है, ये भी एसएससी ने कई बार पूछा है। और दोस्तों, रंगपुर की बात करूँ तो रंगपुर ये भी गुजरात में है। कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और दोस्तों, ये कौन सी नदी पर है? ये मादर नदी पर है। मादर नदी पर है। ठीक है, और दोस्तों, इसकी खोज 1931 में किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी MD शर्मा, MD वत्स, नहीं सॉरी, ये की गई थी माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स। ठीक है दोस्तों, और रोपड़ की बात करूं तो ये पंजाब में है। वर्तमान में कहाँ है? पंजाब में है। और दोस्तों, ये कौन सी नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर है। और इसकी खोज कब की गई थी? 1958 में 1953 में की गई थी, 1953 में। ठीक है, और किसने की थी? ये YD शर्मा ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन ए 56 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष, ऑप्शन डी 65 वर्ष। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 62 वर्ष। 62 वर्ष उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या होती है? सेवानिवृत्ति की आयु होती है। ठीक है, और दोस्तों, इनकी जो ये आयु का प्रावधान है अनुच्छेद 217 में किया गया है। अनुच्छेद 217 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस सेल का प्रयोग घड़ियों में नहीं होता है? ऑप्शन ए मरकरी सेल, ऑप्शन बी सिल्वर ऑक्साइड सेल, ऑप्शन सी जिंक एयर सेल, ऑप्शन डी लेड एसिड सेल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लेड एसिड सेल का प्रयोग घड़ियों में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? ऑप्शन ए डॉक्टर निकेश जैन, ऑप्शन बी आलोक शुक्ला, ऑप्शन सी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 का पुरस्कार मिला है। और दोस्तों, इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, इन्हें ये पुरस्कार जो है ना दूसरी बार मिला है। कौन सी बार? दूसरी बार। ठीक, अब दूसरी बार तो अभी 2024 में मिला है। दोस्तों, इससे पहली बार ये पुरस्कार कब मिला था? तो पहली बार इन्हें ये पुरस्कार मिला था सन 2017 में। ठीक है, सन 2017 में भी इन्हें इसी ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और दोस्तों, इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? ये पुरस्कार दिया जाता है जो वन्य जीव होते हैं उनके संरक्षण में। ठीक है, तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन हरगिला नाम का एक पक्षी होता है, हरगिला। ठीक है, हरगिला नाम का एक पक्षी है, और ये क्या करता है? ये जो सड़े गले कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको खाकर नष्ट करता है। ठीक, तो इसका संरक्षण किया है किसने? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, हरगिला नामक पक्षी का। तो इसी के संबंध में इन्हें ये पुरस्कार 2 बार मिल चुका है, पहली बार 2017 में और दूसरी बार 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन
सी आर्गन, ऑप्शन डी ओजोन। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ओजोन। ओजोन के द्वारा पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित किया जाता है। और दोस्तों ओजोन ओजोन को ही हम बोलते हैं ट्राई ऑक्सीजन, इसी का दूसरे नाम है ट्राई ऑक्सीजन, ठीक है। और दोस्तों इसका जो सूत्र होता है ओजोन का सूत्र होता है O3 होता है ओजोन का सूत्र, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस वर्ष में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए 1651, ऑप्शन बी 1664, ऑप्शन सी 1673, ऑप्शन डी 1680। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1651। 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर बंगाल में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7। खानवा का युद्ध बाबर और निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी, हेमू, राणा सांगा और सिकंदर लोदी। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राणा सांगा के बीच और राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और दोस्तों ये कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में, ठीक। दोस्तों बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके? बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच। ये लड़ा गया था 1526 ईस्वी को। इस युद्ध में ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी भारत में, ठीक है। और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया था, ठीक है। और बाबर की इसमें जीत हुई थी और बाबर ने इसमें क्या की थी? इस वाले युद्ध में भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक। मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक। और दोस्तों हेमू के और अकबर, हेमू वर्सेस अकबर के बीच में लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है। और ये कब लड़ा गया था? दोस्तों ये लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। वो 1526 में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, ये लड़ा गया है 1556 ईस्वी में। और इसमें अकबर की जीत हुई थी, इसका संरक्षण बैरम खां कर रहा था, ठीक है। और हेमू की इसमें हार हुई थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। और दोस्तों सिकंदर लोदी लोदी वंश का जो है ये सबसे महान शासक था, ठीक। और इसका जो शासनकाल था वो 1489 से लेकर 1517 तक रहा था, ठीक है। और 1504 ईस्वी में इसी सिकंदर लोदी ने सिकंदराबाद की स्थापना की थी, सिकंदराबाद की स्थापना की थी, ठीक है। और ये सिकंदराबाद ही अब वर्तमान में क्या है? आगरा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा जारी की है? ऑप्शन है भारत, कनाडा, जिम्बाब्वे, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जिम्बाब्वे ने अभी हाल ही में अपनी नई मुद्रा जारी की है और इसकी मुद्रा का नाम है जिग, ZIG, ठीक है। और इसको बोलते हैं जिम्बाब्वे गोल्ड, इसको जिम्बाब्वे गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जिम्बाब्वे गोल्ड, ठीक है दोस्तों। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, राजधानी क्या है? हरारे। और दोस्तों इसके राष्ट्रपति, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है? एमरसन मनानगागवा, ठीक है। इसके ये राष्ट्रपति है, वर्तमान राष्ट्रपति। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारत में स्किल इंडिया मिशन की फ्लैगशिप योजना किस वर्ष के शुरू में की गई थी? किस वर्ष में शुरू की गई थी, ठीक है। किस वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2019। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2015 में स्किल इंडिया मिशन की फ्लैगशिप योजना की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? जो भारतीय युवा हैं उनको कोई स्किल देकर, सिखाकर, ठीक है, और रोजगार प्रोवाइड कराना ही इसका क्या था? उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन है अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी वसीय अम्ल, ऑप्शन सी न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन डी ग्लूकोज। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज मस्तिष्क को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और दोस्तों ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका सूत्र C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, याद रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया गया, इसका नाम क्या था? ऑप्शन है भास्कर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी रोहिणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट जो हमारे भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे, ठीक है, उन्हीं के नाम पे इसका इसरो ने नाम रखा था इस उपग्रह का, ठीक है, आर्यभट्ट। और दोस्तों इसे 19 अप्रैल कब
इस 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। ठीक है। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु क्या है? राजधानी है कर्नाटक की। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हाल ही में विश्व में अस्वास्थ्यकर हवा वाले शहरों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अस्वास्थ्यकर की बात करते हैं तो अस्वास्थ्यकर का मतलब होता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा न हो, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा न हो, अस्वास्थ्यकर का मतलब होता है। ठीक है। इसका ऑप्शन दिए हैं नई दिल्ली, चियांग माई, काठमांडू और बैंकॉक। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू। काठमांडू विश्व में सबसे ज़्यादा अस्वास्थ्यकर हवा वाले शहरों की सूची में शीर्ष पर है काठमांडू। काठमांडू नेपाल की क्या है? राजधानी है। ठीक है दोस्तों। और दूसरे नंबर पर है भारत की राजधानी नई दिल्ली। ठीक है। और दोस्तों तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर है चियांग माई। चियांग माई ये थाईलैंड का शहर है। ठीक है, थाईलैंड का शहर है ये। और दोस्तों बैंकॉक है चौथे नंबर पर, और बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। हिंद महासागर में मेडागास्कर स्थित है। ठीक है। और दोस्तों हिंद महासागर को भारतीय महासागर भी कहा जाता है, और ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है दोस्तों, मेडागास्कर की बात करूँ तो ये एक द्वीप है, और ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, CR दास, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है CR दास। इनका पूरा नाम है चित्तरंजन राव दास। ठीक है दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1923 ईस्वी में। सन 1923 ईस्वी में किसने? एक तो मोतीलाल नेहरू ने की थी, दूसरी CR दास, चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक है। और एक और संस्थापक थे इसके, जिनका नाम था NC केलकर। ठीक है। इन तीनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? तो इस पार्टी का उद्देश्य था कि ये कांग्रेस में रह के ही चुनावों में हिस्सा लेंगे। ठीक है। कांग्रेस के सदस्य रहकर चुनाव में क्या करेंगे? हिस्सा लेंगे। और विधान परिषद में स्वदेशी खुद की यानी कि स्वदेशी का मतलब है खुद के देश की सरकार के गठन की मांग उठाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों आदि में रोजगार करने से रोकता है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में रोजगार करने से रोकता है, तो कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में मजदूरी करने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 22 की बात करूँ तो अनुच्छेद 22 का क्या काम है? अनुच्छेद 22 जो है ये गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 23 की बात करूं तो अनुच्छेद 23 मानव तस्करी एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। और दोस्तों अनुच्छेद 25 की बात करूं तो अनुच्छेद 25 क्या करता है? तो ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, मतलब आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, ये अधिकार देता है। ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के उत्तरी बंदरगाह के विकास की पूरी लागत देगा? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी म्यांमार। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत श्रीलंका के उत्तरी बंदरगाह जिसका नाम है कांके संथुराई बंदरगाह है। ठीक है, ये श्रीलंका का उत्तरी बंदरगाह है। ठीक है। और भारत इस बंदरगाह के पुनर्निर्माण की, ठीक है, पूरी लागत कितनी? 61.5 मिलियन डॉलर। 61.5 मिलियन डॉलर, जिसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो 513 करोड़ रुपए, 513 करोड़ रुपए लगभग। ठीक है। इतने रुपए जो है भारत श्रीलंका के उत्तरी बंदरगाह कांके संथुराई बंदरगाह के निर्माण के लिए देगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर निम्न में से कौन सी मिट्टी विकसित होती है? तो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या शुष्क मिट्टी। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाल मिट्टी विकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हाल ही में आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज, पहले नहीं दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? ठीक दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीयूष चावला हाल ही में आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक, इसमें विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं और इन्होंने 184 विकेट लिए हैं अब तक। ठीक है, और दोस्तों ये दूसरे नंबर के गेंदबाज हैं और ये कौन सी टीम से आते हैं? तो ये मुंबई इंडियन टीम के क्या हैं? स्पिनर हैं। ठीक है, मुंबई इंडियन टीम के क्या है? ये स्पिनर। दोस्तों युजवेंद्र चहल ने 200 विकेट लेकर ये सबसे शीर्ष विकेट लेने वाले सबसे शीर्ष गेंदबाज बन गए, पहले नंबर के गेंदबाज बन गए हैं। और डी ब्रावो 183 विकेट लेकर तीसरे नंबर पर हैं और भुवनेश कुमार हैं चौथे नंबर पर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अशोक मेहता समिति ने कितने स्तर की पंचायत के गठन की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए 1 स्तरीय, ऑप्शन बी 2 स्तरीय, ऑप्शन सी 3 स्तरीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विस्तरीय। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी। और द्विस्तरीय में कौन कौन से स्तर थे? इसमें पहला स्तर था, इसमें पहला स्तर कौन सा था? मंडल पंचायत। ठीक है दोस्तों, और दूसरा स्तर कौन सा था इसका? तो दूसरा स्तर था इसका जिला परिषद। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों जो ये अशोक मेहता समिति है, ठीक है, इसका गठन कब किया गया था या इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1977 में गठित हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। ठीक, और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भारतीय संविधान में निम्न में से रूस से लिया गया स्रोत कौन सा? ऑप्शन ए राज्य के नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी एकल नागरिकता, ऑप्शन डी आपात उपबंध। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। और राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं और एकल नागरिकता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। और दोस्तों आपात उपबंध ये लिया गया है जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से लिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है करीना कपूर को यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है दोस्तों, हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन फंड। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन फंड। दोस्तों यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी ये? तो ये की गई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए, वर्तमान अध्यक्ष, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं कैथरीन रसेल इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दियों वाले बर्तनों को संतुलित रखते हैं? तमाशा नृत्य, चरी नृत्य, कोली नृत्य, लावणी नृत्य में। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चरी नृत्य में जो नर्तक होते हैं वो सिर पर अपने दियों को जलाकर, ठीक है, और उनको संतुलित रखते हैं। ठीक, चरी नृत्य एक राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राजस्थान में जो कंजर समुदाय है, ठीक है दोस्तों, तो कंजर समुदाय की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तमाशा नृत्य ये महाराष्ट्र का है लोक नृत्य, कोली नृत्य भी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और लावणी भी महाराष्ट्र का ही लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर।
हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हेवनली आइसलैंड्स ऑफ गोवा का विमोचन किया गया है? ऑप्शन ए PS श्रीधरन पिल्लई, ऑप्शन बी गोटबाया राजपक्षे, ऑप्शन सी चित्रा बनर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए PS श्रीधरन पिल्लई, ये गोवा के राज्यपाल हैं। और दोस्तों ये पुस्तक हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा, ये पुस्तक इनकी 221वीं पुस्तक है, यानी ये 220 पुस्तक इससे पहले लिख चुके हैं और हाल ही में इनकी 221वीं पुस्तक जिसका नाम है हेवनली आइसलैंड्स ऑफ गोवा, इसका विमोचन किया गया है। और दोस्तों इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है? तो इस पुस्तक को लिखने का इनका उद्देश्य है कि जो गोवा है, गोवा में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है। और दोस्तों गोटबाया राजपक्षे ने अभी हाल ही में द कॉन्स्पिरेसी पुस्तक लिखी है। कॉन्स्पिरेसी पुस्तक लिखी है किसने? गोटबाया राजपक्षे ने। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। हाल ही में DPIIT के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रतिमा सिंह, निधि एस जैन, प्रवीण रंजन, रश्मिता झा। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रतिमा सिंह को हाल ही में DPIIT के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों DPIIT की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसकी फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों इसकी स्थापना DPIIT की स्थापना 1995 में की गई थी। ठीक है। और दोस्तों जो प्रतिमा सिंह हैं ये 2009 बैच की IRS अधिकारी हैं। ठीक है। और दोस्तों निधि एस जैन को अभी हाल ही में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ठीक है, इंडिया का CBO होता है मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। और दोस्तों प्रवीण रंजन को व्यय विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। व्यय विभाग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण रंजन को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों रश्मिता झा को NTPC होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, तो इसके CBO के रूप में किसे? रश्मिता झा को नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में एशियन अंडर-22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कितने भारतीय युवा मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 स्वर्ण पदक जीते हैं भारतीय युवाओं के द्वारा। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही GS के प्रैक्टिस सेट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।